थर्मोडायनेमिक्स में क्या डिफरेंस होता है, फिर डिफरेंट रिलेशंस की बात करेंगे हीट में जो यूज होते हैं, ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चन किस टाइप का अगर आता है तो कौन सा रिलेशन हम यूज कर रहे होंगे। और फिर इसी तरह से हम लोग टेम्परेचर की बात जब करेंगे तो टेम्परेचर की डिफरेंट स्केल्स को डिस्कस करेंगे, और पास पेपर में हम देखते हैं कि टेम्परेचर की कन्वर्जन से रिलेटेड, उसके स्केल से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो हीट एंड टेम्परेचर, हीट को हम रिप्रेजेंट करते हैं Q से, और टेम्परेचर को हम कन्वेंशनली जिस सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं वो T से। हीट और टेम्परेचर में क्या डिफरेंस है? हीट के बारे में बात की जाए तो हीट इज बेसिकली अमाउंट ऑफ एनर्जी। हीट एनर्जी की ही फॉर्म है, और कौन सी एनर्जी होती है? जो ट्रांसफर होती है। अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, और आप इवन ये भी कह सकते हैं फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास हीट के हवाले से एक और आता है कि हीट क्या है। क्या हीट टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल है, या हीट एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल है? तो याद रखिएगा कि किसी भी सिस्टम के अंदर अगर तमाम मॉलिक्यूल्स की टोटल काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर ली जाए तो हमारे पास उसे क्या बोला जाता है? उसे हीट बोला जाता है। टेम्परेचर की बात करें कि व्हाट इज टेम्परेचर, तो टेम्परेचर इज द इंटेंसिटी ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी, या डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। कोई बॉडी किस हद तक गर्म है, कोई बॉडी किस हद तक ठंडी है, ये हमारे पास जो है ये टेम्परेचर है। और टेम्परेचर को अगर काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में ये कहा जाए तो ये कहते हैं कि टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। कि किसी भी सिस्टम के अंदर, किसी गैस के अंदर जब मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी को फाइंड किया जाता है तो दैट इज टेम्परेचर। और यहां पर ये आ रखिएगा कि हीट तो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है, लेकिन टेम्परेचर एवरेज काइनेटिक एनर्जी के इक्वल नहीं होता, टेम्परेचर एवरेज काइनेटिक एनर्जी के प्रोपोर्शनल होता है। और अगर हमारे पास डिफरेंट गैसेस का टेम्परेचर सेम हो तो उनकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है वो सेम होती है। नो मैटर गैस कौन सी है, अगर टेम्परेचर सेम होगा तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी सेम होगी। अब यहां पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रांसफर ऑफ हीट किस पे डिपेंड करता है, कि अगर दो सिस्टम्स के अंदर हीट ट्रांसफर होती है तो वो हीट का ट्रांसफर किस पे डिपेंड करेगा। तो याद रखें, अगर हमसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, या फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी, तो ये डिपेंड किस पे करेगा? ये डिपेंड करेगा टेम्परेचर के डिफरेंस के ऊपर। जितना हमारे पास दो सिस्टम्स में टेम्परेचर का डिफरेंस ज्यादा होगा, सिर्फ टेम्परेचर नहीं, टेम्परेचर का डिफरेंस, उतना हमारे पास हीट का जो ट्रांसफर होगा वो ज्यादा होगा। और जब दो बॉडीज का टेम्परेचर सेम हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो टेम्परेचर सेम, टेम्परेचर डिफरेंस जीरो, और आपके पास हीट फर्दर ट्रांसफर नहीं होती। अब यहां पर एक और चीज ट्रांसफर ऑफ हीट से रिलेटेड आपको पता होनी चाहिए एमसीक्यूज में, कि हमारे पास जब हीट ट्रांसफर होती है तो हीट ट्रांसफर होने के कितने मेथड्स होते हैं, कितने मोड्स होते हैं? तो आंसर होगा 3 मोड्स होते हैं। जब हीट सिस्टम में सॉलिड्स की वजह से ट्रांसफर हो तो उसे क्या बोलते हैं? सॉलिड में ट्रांसफर हो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, उसे बोलते हैं कंडक्शन। अगर हमारे पास मॉलिक्यूल्स की वजह से लिक्विड और गैसेस में हीट ट्रांसफर हो तो उसे क्या बोलते हैं? कन्वेंशन। और हमारे पास जो तीसरी टाइप हमारे पास है वो क्या है, तो बताएगा आप में से कि तीसरी टाइप हीट के ट्रांसफर की क्या है? और वो किस वजह से होती है ये भी बताना है। जी, थर्ड टाइप बिल्कुल है रेडिएशन। और रेडिएशन किसकी वजह से होती है, ये बताएगा? रेडिएशन किसकी वजह से होती है? रेडिएशन हमारे पास होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वजह से। तो याद रखिएगा कि 3 मोड हैं हीट के ट्रांसफर के बिटवीन द बॉडीज। सॉलिड्स में हीट जो ट्रांसफर होती है वो किस वजह से होती है? वो कंडक्शन की वजह से होती है। और हमारे पास जो कन्वेक्शन हमारे पास है, कन्वेक्शन कब होती है? जब हम लिक्विड्स की या गैस की बात करें तो मैं ओवरऑल फ्लूइड्स की बात कर सकता हूं। और जब हमारे पास ये कहा जाए कि हमारे पास हीट वेव्स की फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की फॉर्म में ट्रांसफर हो,
तो फिर वो उसके क्या कहेंगे, हम रेडिएशन का नाम देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है कि यूनिट इनका क्या होगा। जब हम बात करते हैं हीट की, तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो इसका मतलब हीट का जो ऐसा यूनिट होगा वो जूल होगा। किसी भी जगह पर एनर्जी मेजर होती है, चाहे वर्क फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो एनर्जी हमेशा जूल में मेजर होगी। और हमें पता है जूल किसके इक्वल है, जूल इज इक्वल टू न्यूटन मीटर, और बेस यूनिट रिवाइज करने के लिए बता रहा हूं किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन जब बात हम करेंगे टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर हमारे पास एसआई बेस क्वांटिटी है, और इसका जो एसआई यूनिट होगा वही इसका एसआई बेस यूनिट भी होगा, एंड दैट इज केल्विन। सिंबल हमारे पास कैपिटल के होता है, और केल्विन के अलावा आपको पता है एक यूनिट सेल्सियस भी यूज होता है, फॉरेनहाइट भी यूज होता है, और इसके अलावा हमारे पास रैंकाइन भी यूज होता है। जी, हीट वैक्यूम में ट्रांसफर होती है रेडिएशंस की वजह से। नेक्स्ट हम बात अब करते हैं हीट के डिफरेंट फार्मूलाज की जो हमारे पास यूज हो रहे होंगे, और ये फार्मूलाज आपको पता होने चाहिए कि कब हमने कौन सा फार्मूला यूज करना है। सबसे पहले मैं बात करता हूं, ये आगे भी हम बात करेंगे लेकिन सबकी बात आगे टॉपिक में नहीं होती, इसलिए शुरू में ही हम इसकी बात करेंगे स्पेसिफिक हीट की। स्पेसिफिक हीट को रिप्रेजेंट किया जाता है सी से। व्हाट इज स्पेसिफिक हीट? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ मैटर बाय 1 केल्विन। जब मैस 1 किलोग्राम होगा तो उसकी जितनी भी हमारे पास टेम्परेचर को 1 केल्विन चेंज करने के लिए हीट रिक्वायर्ड होती है, दैट इज स्पेसिफिक हीट। और स्पेसिफिक हीट के केस में जो हीट का रिलेशन यूज होगा वो क्या होगा, Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। ये रिलेशन याद रखिएगा, और यहां से आप देख सकते हैं कि हीट का रिलेशन टेम्परेचर के चेंज के साथ क्या है, डायरेक्ट है। यूएचएस में डायमेंशन का टॉपिक नहीं है, वो डायमेंशन को अगर याद करना हो तो ऐसा ही बेस यूनिट आपको पता हो, आप डायमेंशन इजीली फाइंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूं मोलर स्पेसिफिक हीट की। आपको पता होना चाहिए कि स्पेसिफिक हीट और मोलर स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट जब इन टर्म्स ऑफ मैस बात करेंगे, और जब हम इन टर्म्स ऑफ मोल बात करेंगे कि कितनी हीट रिक्वायर्ड है 1 मोल ऑफ गैस के टेम्परेचर को 1 केल्विन चेंज करने के लिए, दैट इज मोलर स्पेसिफिक हीट। और मोलर स्पेसिफिक हीट का रिलेशन क्या होता है, Q इज इक्वल टू NC डेल्टा T। और दोनों से आप देख सकते हैं कि यूनिट सेम नहीं होंगे। जो स्पेसिफिक हीट होगी अगर उसके यूनिट की बात की जाए तो वो क्या होगी, दैट विल बी जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। लेकिन मोलर स्पेसिफिक हीट की अगर मैं बात करूं तो उसका यूनिट क्या होगा, जूल पर मोल पर केल्विन। यूनिट दोनों के क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। इसके अलावा हीट की कौन सी हमारे पास टाइप यूज हो रही होती है? अगर इसके अलावा मैं हीट की टाइप की बात करूं तो हमारे पास लेटेंट हीट। अब स्पेसिफिक हीट में और लेटेंट हीट में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। जब हमारे पास हीट रिक्वायर्ड हो टेम्परेचर को चेंज करने के लिए, स्टेट चेंज ना हो, तो फिर स्पेसिफिक हीट है। लेकिन जब आपने स्टेट चेंज करनी होती है, सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में, तो वो हीट जो होगी वो क्या होगी, लेटेंट हीट। और जिस पॉइंट पे स्टेट चेंज होती है उस पॉइंट पे जाके टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, क्योंकि वहां पर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ती। वहां जितनी भी हीट आप प्रोवाइड करेंगे वो सिर्फ उसकी पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज कर रहा होगा। तो व्हाट इज लेटेंट हीट? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ 1 किलोग्राम मैटर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और यहां पर L लेटेंट हीट को रिप्रेजेंट करता है। टेम्परेचर का रिलेशन इसमें कहीं भी नहीं आ रहा, क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर पे स्टेट चेंज होती है। यूनिट की बात करें तो लेटेंट हीट का यूनिट यहां से आपके पास क्या आएगा, वो आएगा जूल पर किलोग्राम, जो डोज का यूनिट होता है। तो लेटेंट हीट में स्टेट चेंज होती है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, और स्पेसिफिक हीट में टेम्परेचर चेंज होता है, स्टेट सेम रहती है। इसके अलावा हमारे पास हीट का जो रिलेशन यूज होगा वो एंट्रोपी के केस में भी यूज हो रहा होगा। और आपको आइडिया होना चाहिए कि हमारे पास जब भी सिस्टम के अंदर हीट ट्रांसफर होती है तो फिर उसमें एंट्रोपी इन्वॉल्व होती है, उसका ऑर्डर चेंज हो जाता है। और एंट्रोपी की फॉर्म में जो हीट का रिलेशन होगा वो होगा Q इज इक्वल टू S, और S के साथ मल्टीप्लाई क्या होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर के ऊपर हीट ट्रांसफर होती है। इसमें S रिप्रेजेंट करेगा एंट्रोपी को। और एंट्रोपी का यूनिट क्या होता है, एंट्रोपी का यूनिट होता है जूल पर केल्विन।
ये मैं तमाम वो फार्मूलाज बता रहा हूँ जिसमें हीट यूज होती है, क्योंकि हमारे क्वेश्चंस के अंदर कई दफा हीट जब किसी और फॉर्म में गिवन हो तो हमें क्यू का रिलेशन सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है, कहीं पर वो ml के इक्वल पुट करना पड़ता है, कहीं पर mc डेल्टा टी के, तो हमें पता चल जाएगा स्टेटमेंट को पढ़ के कि यहाँ पर कौन सी हीट इन्वॉल्व हो रही है। और लास्ट फार्मूला, जब हीट हमारे पास ट्रांसफर होती है सॉलिड्स के अंदर तो फिर हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी इन्वॉल्व होती है। जैसे एक फ्राई पैन हो, फ्राई पैन का अगर वुडन हैंडल टूट जाए और आप उस एंड को पकड़ते हैं तो अगर वो हीट हुआ हो तो हीट ट्रांसफर होकर आपके हाथ को फील होती है। अब थर्मल कंडक्टिविटी जब होती है तो तब हीट का रिलेशन क्या होगा, Q इज इक्वल टू के। के क्या है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। के क्या है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। मैं चाहूंगा कि इसका यूनिट फाइंड करें। डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज, ए कॉन्टैक्ट एरिया जो हीट ट्रांसफर करने में यूज हो रहा है, टी टाइम कितनी देर तक हीट ट्रांसफर हुई, एंड डिवाइड बाय लेंथ कि जिस कंडक्टर में वो ट्रांसफर हुई उसकी लेंथ क्या है। इसी फार्मूला को समझाने के लिए मैं अगर ये कहूं कि मेरे पास लेट से ये कोई एक सॉलिड बॉडी है, तो सॉलिड बॉडी का कॉन्टैक्ट एरिया ए, ये इसकी जो थिकनेस है जिसके अलोंग हीट ने ट्रांसफर होना है ये एल। तो यहां पर अगर हमारे पास हीट ट्रांसफर हो रही है इस कंडक्टर के थ्रू तो कितनी है क्यू, तो वो डिपेंड किस पे करेगी। अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी हीट ट्रांसफर हो रही है तो ए और बी में टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, कितने टाइम तक हीट ट्रांसफर हुई, एरिया क्या है, और इसके अलावा लेंथ। और रिलेशन पता होना चाहिए कि एरिया टाइम और टेम्परेचर के डिफरेंस से डायरेक्ट है और कंडक्टर की लेंथ से क्या है, इनवर्स। जितनी लेंथ कम होगी उतनी हीट जल्दी और ज्यादा ट्रांसफर होगी। और यहां पर के बारे में मैंने क्या कहा कि व्हाट इज के इज कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। इसका यूनिट फाइंड करने की ट्राई करें कि इसका एसआई बेस यूनिट क्या होगा और इसका एसआई यूनिट क्या होगा, दोनों चीजें फाइंड करें, एसआई यूनिट भी और एसआई बेस यूनिट भी। चलें अब देखते हैं यूनिट इसका क्या है, फिर आप लोग आंसर मैच कीजिएगा। फार्मूला पता चल गया, अब आप फाइंड कर सकते हैं कि के किसके इक्वल होगा। के हमारे पास इक्वल आएगा क्यू एल डिवाइड बाय डेल्टा टी ए इंटू टी। हीट का यूनिट क्या होता है, जूल, टाइम का सेकंड, लेंथ का मीटर, एरिया का मीटर स्क्वायर और टेम्परेचर का केल्विन। मीटर स्क्वायर से कैंसिल हो गया तो यहां पर आपके पास एक आंसर तो ये आया जूल पर सेकंड पर मीटर पर केल्विन। जूल पर सेकंड क्या होता है, वॉट, जिसको आप वॉट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वॉट पर मीटर पर केल्विन। ऐसा ही बेस यूनिट की बात करें तो वॉट किसके इक्वल है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब, साथ क्या है पर मीटर और पर केल्विन। अब मीटर पावर 2 और ये -1, ये क्या होएगा +1 हो जाएगा। तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, हमारा रिजल्ट आएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड क्यूब पर केल्विन। तो ये हमारे पास इसका एसआई यूनिट दोनों, और ये इसका क्या है, ये इसका एसआई बेस यूनिट है। तो आइंदा कभी पूछा जाए यूनिट्स आपको इन तमाम के पता चल गए, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का, मोलर स्पेसिफिक हीट का, स्पेसिफिक हीट का, एंट्रोपी का, लेटेंट हीट का, और ये हीट के डिफरेंट फार्मूलाज भी याद होने चाहिए, ये पांचों फार्मूलाज। अभी आपसे क्वेश्चन पूछूंगा ताकि आपको आइडिया हो कि अब कौन सा फार्मूला हीट का यूज होना है। अब कुछ वैल्यूज हैं जो यूज बहुत कम होती हैं और ज्यादातर जब ये यूज होनी हो किसी क्वेश्चन के अंदर तो एग्जामिनर आपको ये वैल्यूज खुद देगा स्टेटमेंट के अंदर। वो वैल्यूज क्या हैं, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितनी होती है 4200। इस 4200 का मतलब क्या है, इस 4200 का मतलब है कि 4200 जूल हमें एनर्जी रिक्वायर्ड है अगर 1 किलोग्राम वाटर हो उसके टेम्परेचर को 1 केल्विन चेंज करने के लिए। और ये 1 केल्विन की जगह 1 सेल्सियस भी आ सकता है क्योंकि टेम्परेचर का चेंज केल्विन और सेल्सियस में सेम होता है। दूसरी वैल्यू आइस के बारे में याद रखिएगा, और याद रखने का सबसे आसान तरीका, आइस की स्पेसिफिक हीट हाफ होती है 4200, तो यह आएगा 2100। यानी अगर आइस 1 किलोग्राम हो तो उसके टेम्परेचर को 1 केल्विन चेंज करने के लिए आपको 2100 जूल एनर्जी चाहिए होती है। तो अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि किसके टेम्परेचर को चेंज करने के लिए हीट कम चाहिए तो आइस 4200 आई वाटर के लिए और आइस के लिए 100। इसके अलावा हमारे पास अगर स्पेसिफिक हीट पूछी जाती है वेपर्स की,
तो ये वैल्यू भी यूज हो सकती है कहीं पर। तो ये होती है 2010 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। अब मैं बात कर लेता हूं लेटेंट हीट की। आपकी बुक में लेटेंट हीट से रिलेटेड एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है, लेकिन वहां वैल्यू देगा। तो लेटेंट हीट की अगर मैं बात करता हूं तो लेटेंट हीट हमारे पास अगर वेपराइजेशन की बात करें तो इसकी वैल्यू होती है 2260000 जूल पर किलोग्राम। जिसको वैल्यू को देखें कितनी है, इतनी हमें पर किलोग्राम हीट रिक्वायर्ड होती है वेपराइजेशन के लिए। और अगर मैं फ्यूजन की बात करूं लेटेंट हीट और फ्यूजन की, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हमारे पास इससे कम होती है और वो क्या है 336000 जूल पर किलोग्राम। देखिए मैं फिर कहूंगा ये वैल्यूज वो नहीं है जो आप लोग याद करें और जिनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाएं। एग्जामिनर्स ज्यादातर ये वैल्यूज आपको दे देते हैं क्वेश्चन में जहां पर यूज होनी होती हैं, तो इससे परेशान ना हो कि ये सारी वैल्यूज याद करनी पड़ेंगी। याद हो अच्छी बात है, कहीं ना कहीं यूज हो जाती हैं, लेकिन क्वेश्चंस के अंदर दी जाती हैं ये वैल्यूज। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं ताकि आपको हीट का यूज पता चले कि ये हीट हमारे पास कौन सा फार्मूला यूज होना है। क्वेश्चन मेरा ये आपसे, एक वाटरफॉल है जो ग्राउंड से ऑलमोस्ट 100 मीटर की हाइट पर है। पानी उस वाटरफॉल से नीचे गिर रहा है और पानी नीचे हिट हो रहा है जाकर स्टोन से। अगर वाटर 100 मीटर हाइट से फॉल कर रहा है और किसी भी तरह की एनर्जी लॉसेस नहीं है, तो पानी जब स्टोन को हिट करेगा तो ओवरऑल वाटर के टेम्परेचर में कितना चेंज आएगा। क्वेश्चन मेरा क्या है कि वाटर फॉल कर रहा है कितना, ये बताना जरूरी नहीं है, इसकी जरूरत नहीं पड़नी। 100 मीटर की हाइट से फॉल करता है और हिट करता है जाके स्टोन्स को। अगर किसी भी तरह के और एनर्जी लॉसेस नहीं है, हम एक आइडियल सिस्टम की बात करते हैं, तो पानी जब हिट करेगा तो ओवरऑल टेम्परेचर कितना चेंज होगा। जब पानी एक हाइट के ऊपर है तो उसमें कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। तो पानी जब ग्राउंड को जाके हिट कर रहा है स्टोन्स को, तो वहां पर कौन सी एनर्जी है, हीट। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को यहां पर आपने यूज करना है, और जब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को हम यूज करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग एनर्जी की कौन सी फॉर्म, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किस में, हीट में। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की जगह तो mgh पुट कर देंगे। हीट कौन सी है, जब वाटर जाके हिट करता है स्टोन्स को तो सिर्फ टेम्परेचर चेंज होता है, और वो हीट जो टेम्परेचर को चेंज करे वो स्पेसिफिक हीट है, तो यहां पर आएगा mc डेल्टा टी। अब एम से क्या होएगा, कैंसिल हो जाएगा। हमें रिक्वायर्ड क्या है, टेम्परेचर का चेंज, तो टेम्परेचर चेंज इज इक्वल टू GH ओवर C। अब वैल्यूज पुट करें, G क्या पुट करेंगे 10, हाइट कितनी गिवन है 100। अब C वाटर का स्पेसिफिक हीट ऊपर बता चुका हूं आपको कितनी है 4200। तो यहां पर आपके ये दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 10 ओवर 42, 10 ओवर 42 का मतलब है 1 ओवर 4.2 अप्रोक्सीमेशन। अगर 1 ओवर 4 होता तो 0.25 होता, तो अप्रोक्सीमेटली जो आंसर होगा वो 0.25 या 0.24, क्या केल्विन यूनिट होगा या सेल्सियस होगा। क्या हमारा जो आंसर आएगा केल्विन में आएगा या सेल्सियस में आएगा। एक ही बात है, टेम्परेचर का चेंज केल्विन में हो या सेल्सियस में हो सेम होता है। 0.25 केल्विन या 0.25 डिग्री सेल्सियस एक ही बात होगी। तो ये हमारे पास टेम्परेचर का चेंज है। तो ये रीजन है कि मैंने आपको बताया है कि फार्मूलाज कौन कौन से हैं और कब कौन सा यूज होना है, ये आपको स्टेटमेंट बताएगी कि आपने कौन सा रिलेशन यहां पर यूज करना है। एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा आपसे, ये जो मैंने इंफॉर्मेशन आपको हीट के बारे में दी है, मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं टेम्परेचर का और हीट का। इस ग्राफ के अंदर टेम्परेचर हमारे पास है अलोंग y एक्सिस और हीट हमारे पास है अलोंग x एक्सिस। ये ग्राफ है वाटर के लिए, और टेम्परेचर को मैं लेबल कर देता हूं कि ये पॉइंट मेरे पास रिप्रेजेंट कर रहा है -4 डिग्री सेल्सियस को। इसके बाद ये पॉइंट मेरे पास है 0 डिग्री सेल्सियस, और फिर ये पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। ग्राफ
यहां से इंक्लाइंड फ्रॉम -4 टू 0। उसके बाद ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस। उसके बाद दोबारा ग्राफ इंक्लाइन करेगा और रीच करेगा 100 डिग्री सेल्सियस को। और उसके बाद ग्राफ दोबारा यहां पर स्ट्रेट लाइन हो जाएगा और फिर ग्राफ दोबारा इंक्लाइन करेगा अपवर्ड। ये ग्राफ है टेम्परेचर का और हीट का वाटर की डिफरेंट स्टेट्स के लिए। मेरा आपसे क्वेश्चन जो है वो ये है, पहला कि मैं अगर इन पॉइंट्स को लेबल करता हूं कि मेरे पास ये पॉइंट ए है, ये मेरे पास जो पॉइंट है ये बी है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है। ये जो पॉइंट मैंने लेबल किए ए बी सी और डी, इन पॉइंट्स पे वाटर की कौन सी स्टेट्स होंगी? इन पॉइंट्स के ऊपर हमारे पास वाटर की कौन सी स्टेट्स होंगी? कहां पर आइस होगी, कहां वाटर होगा, कहां वेपर्स होंगे? -4 डिग्री सेल्सियस पे हमारे पास वाटर क्या किस स्टेट में होता है? आइस में होता है। जब आप टेम्परेचर को -4 से 0 करते हैं तो हमारे पास ए पॉइंट के ऊपर वो आइस पे ही होता है। इसके बाद जब फर्दर आप ग्राफ को देख रहे हैं यहां से ए टू बी, आप देख रहे हैं टेम्परेचर कांस्टेंट है, लेकिन इस पॉइंट के ऊपर आप हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। ये जो आप हीट प्रोवाइड कर रहे हैं किस काम के लिए कर रहे हैं? उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए। यही बात मैंने ऊपर कही थी कि जब स्टेट चेंज होती है, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, तो ए टू बी टेम्परेचर कांस्टेंट है, स्टेट चेंज हो रही है, सारी की सारी हीट पोटेंशियल एनर्जी है। तो ए पर आइस है और बी पर जो स्टेट हमारे पास होगी वो कौन सी होगी? वाटर होगी। फिर आप वाटर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं और वाटर का टेम्परेचर बढ़ाकर आप 100 पे ले आते हैं, पॉइंट सी आ गया। अब बी टू सी देखें क्या हो रहा है, हीट भी बढ़ रही है और हीट के साथ साथ टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। सी पॉइंट के ऊपर भी हमारे पास जो वाटर स्टेट सेम रहती है। ऐसा नहीं होता कि 100 पे वैसे ही टेम्परेचर पहुंचेगा, वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं। सी पॉइंट पर जाकर दोबारा टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा और हमें हीट को बढ़ाना पड़ेगा। और अब जो हीट बढ़ाएंगे वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे वाटर की स्टेट को चेंज करेगी और पॉइंट डी पर जाकर वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ए पॉइंट हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा? आइस को। बी और सी ये दोनों रिप्रेजेंट करेंगे वाटर को और पॉइंट डी जो रिप्रेजेंट करेगा वो वेपर्स को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर ए पॉइंट से पहले भी कोई पॉइंट होता, ये वाला पॉइंट, तो वो भी आइस को ही रिप्रेजेंट करता है। एक और चीज जो मैं पूछना चाह रहा था, ये मेरा इंटेंशन नहीं थी ये पूछने की, लेकिन मुझे आइडिया हो गया कि इधर भी आप लोग गलत कर रहे हैं। मेरा जो मेन पॉइंट पूछने का था वो बेसिकली जो मैं ये पॉइंट अब मार्क कर रहा हूं, इन पॉइंट्स पर हीट को पूछने का है कि मैं अगर इन पॉइंट्स को लेबल करके एक और पॉइंट मैं ले आता हूं ओ, जो बेसिकली स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ये जो O टू A है ये कौन सी हीट है? A टू B ये कौन सी हीट है? B टू C ये कौन सी हीट है? और C टू D ये कौन सी हीट है? और मैं आपको एग्जांपल वो बता देता हूं कि मेरे ऑप्शंस कौन कौन सी हैं। जो ऊपर बात की स्पेसिफिक हीट या लेटेंट हीट, मैं इसमें नहीं जाता कि वेपराइजेशन वगैरह, सिंपल ये बताएं कि हमारे पास ये कौन सी हीट है। O टू A आप लोग कह रहे हैं स्पेसिफिक हीट है, बिल्कुल, क्योंकि O टू A आप देख रहे हैं टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है। तो O टू A अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब यहां पर जो हीट आप लोग प्रोवाइड कर रहे हैं फ्रॉम O टू A, ये बेसिकली स्पेसिफिक हीट है। और इस स्पेसिफिक हीट का पर्पस क्या है? आइस के टेम्परेचर को -4 से इंक्रीज करके कितना लेकर आना? 0। तो ये स्पेसिफिक हीट कहलाएगी। और यहां फार्मूला होगा Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। टेम्परेचर का चेंज -4 से 0 और जो सी पॉइंट सी होगा ये आइस की होगी। अगर बात की जाए ए से बी, तो ए से बी हमारे पास क्या है? दैट इज लेटेंट हीट। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, ये लेटेंट हीट है, क्योंकि देख सकते हैं ए टू बी टेम्परेचर कांस्टेंट है और स्टेट चेंज हो रही है, आइस कन्वर्ट हो रहा है वाटर में। तो ये सारी वो चीजें जो एमसीक्यूज में एग्जामिनर पूछता है। और यहां पर अगर आपसे ये पूछा जाए कौन सी ये लेटेंट हीट है, तो ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। वैल्यू पता आपको कितनी है? अगर नेक्स्ट में बात करूं बी टू सी, तो बी टू सी आप लोग देख रहे हैं कि हमारे पास बी टू सी टेम्परेचर चेंज हो रहा है, स्टेट वाटर वाटर। जब स्टेट चेंज नहीं होती तो ये क्या होती है? ये स्पेसिफिक हीट होती है। और यहां पर जब फार्मूला यूज करोगे स्पेसिफिक हीट का, तो सी किसका है? ये वाटर का यूज होगा। और फिर हम नेक्स्ट अगर बात करते हैं फ्रॉम सी टू डी, तो सी टू डी फिर आप लोग देख रहे हैं कि क्या हो रहा है?
स्टेट चेंज हो रही है वाटर वेपर में और टेम्परेचर यहां पर क्या रह रहा है, कांस्टेंट, तो ये क्या है, ये लेटेंट हीट है। और इसका फार्मूला हमारे पास क्या होएगा, ये होगा Q इज इक्वल टू एम एल, और ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है। और ये कांस्टेंट्स की वैल्यू अगर आपको पता हो तो आप इजीली मैथ्स गिवन हो तो ये तमाम हीट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है हीट पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको हीट की टाइप्स के बारे में बता रहा होता है कि हीट लेटेंट है, स्पेसिफिक है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, आपको हेल्प करेंगी। क्लियर है ये बात, हीट कहां पर कौन सी है। और हिंट मैंने क्या दिया आपको, जब स्टेट चेंज होगी लेटेंट, और जब स्टेट चेंज होगी, स्टेट चेंज होते हुए देखेंगे टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो आप देख सकते हैं कि ए से बी भी टेम्परेचर कांस्टेंट है, सी से डी भी टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो ये रिप्रेजेंट करेगा लेटेंट हीट को। और जहां टेम्परेचर भी बढ़ रहा होगा, हीट भी बढ़ रही होगी, वो कौन सी हीट होगी, वो स्पेसिफिक हीट। अब मैं बात करूंगा टेम्परेचर की, और टेम्परेचर में मैं बात करूंगा स्पेसिफिकली टेम्परेचर के डिफरेंट स्केल्स के कन्वर्जन की। तीन स्केल्स हम यहां डिस्कस करते हैं। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और उसके अलावा केल्विन। थर्मोडायनेमिक स्केल आपको पता है किसको कहा जाता है, वो केल्विन को कहा जाता है। और इसमें जो मेरा मेन पॉइंट होगा वो ये होगा कि हम ये देखें कि हमने डिफरेंट टेम्परेचर्स को कन्वर्ट कैसे करना है। पर कुछ टेम्परेचर ऐसे हैं जिनका बेहतर है कि आपको उनकी वैल्यूज वैसे ही पता हो, कि अगर आपके पास टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होगा तो उस पॉइंट पे केल्विन क्या होगा। इनको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होती, ये आपको डायरेक्ट पता होने चाहिए। तो फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन, ये तीन स्केल्स हम यहां पर डिस्कस करेंगे। कन्वर्जन फार्मूलाज वो पहले बता दूं कि कन्वर्ट कैसे होते हैं, फिर अगर आपसे मैं यहां क्वेश्चन पूछूंगा आप कन्वर्ट करके उसको देख भी सकते हैं। याद रखिएगा कि हमारे पास एक रेशो है जो तमाम टेम्परेचर स्केल्स में कांस्टेंट होती है, और वो रेशो हमारे पास क्या है, वो रेशो बनती है यूं, टेम्परेचर स्केल, कि जिस टेम्परेचर स्केल पे हम टेम्परेचर को देख रहे हैं सेल्सियस या फ़ारेनहाइट, माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। उस स्केल में वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, जैसे अगर सेल्सियस है तो वो 0 है, फ़ारेनहाइट है तो 32 है, केल्विन है तो 273.15 है। टेम्परेचर का स्केल, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिवाइड बाय डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। कोई भी स्केल हो, इवन इन तीन के अलावा कोई चौथा स्केल भी हो, कोई आइडियल कोई हमारे पास स्केल बनाया जाए खुद से, तो हर स्केल के अंदर ये जो रेशो होगी ये क्या रहेगी, ये कांस्टेंट रहेगी। टेम्परेचर का स्केल माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिवाइड बाय डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। और एक पॉइंट यहां पर याद रखिएगा कि जिस स्केल में बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इसका डिफरेंस इक्वल होता है, वहां टेम्परेचर का डिफरेंस सेम आता है। सेल्सियस में और केल्विन में बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है वो 100 है, इस वजह से टेम्परेचर का डिफरेंस सेम होता है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, ये डिफरेंस अगर इक्वल हो। अब मैं इसमें वैल्यू पुट करना सिखाता हूं। फर्स्ट करें, टेम्परेचर का स्केल मेरे पास है सेल्सियस, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर सेल्सियस में कितना होता है 0, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है सेल्सियस में 100, और फ्रीजिंग पॉइंट 0। तो क्या आ गया, ये डिग्री सेल्सियस ओवर 100। अब इस रेशो को आगे देखते हैं। फ्रीजिंग, अब आए फ़ारेनहाइट पे, स्केल का नाम है फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में कब होता है पानी फ्रीज, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, डिवाइड बाय पानी बॉयल कहां होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, और हमारे पास फ्रीज कहां होगा 32। इसको मैं अगर सॉल्व करूं तो फ़ारेनहाइट माइनस 32 ओवर 180, ये दोनों इक्वल है। और ये फार्मूला है जिसमें आप सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में और फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं। अब आए केल्विन की तरफ। स्केल का नाम है केल्विन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 273.15 नॉट 16 बात करेंगे क्या होता है, डिवाइड बाय बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 373
0.15 माइनस फ्रीजिंग पॉइंट 273.15 सॉल्व करें तो ये आएगा केल्विन माइनस 273.15 डिवाइड बाय 100। ये फार्मूला है जिसे आप फ़ारेनहाइट केल्विन या सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जो लास्ट में हमारा रिजल्ट बना है, ये रिजल्ट हमें हेल्प करता है टेम्परेचर के स्केल्स को आपस में कन्वर्ट करने का। जो फार्मूला आपने 9/5 या 5/9 की फॉर्म में याद किया होता है वो यहीं से आता है। अगर ये 180 मल्टीप्लाई हो जाए जाके लेफ्ट साइड पर तो 180 ओवर 100 9/5 होगा। फार्मूला बनेगा 9/5c इज इक्वल टू f माइनस 32। तो ये बेसिक फार्मूला कहां से आया? इस रेशो से। ये रेशो अगर आपको याद हो जाए ना कि ये रेशो कांस्टेंट है, आपको टेम्परेचर की कन्वर्जन नहीं भूलती, आपने बस यहां पर वैल्यूज को पुट करना होता है, ऑटोमेटिकली रेशो बनती जाती है। इस फार्मूला को जितना मर्जी आके सॉल्व करें, मैं उसकी तरफ नहीं जाऊंगा। अब यहां पर देखें क्या हो गया, सेल्सियस के नीचे भी 100 है, केल्विन के नीचे भी 100 है। जब आप दोनों को इक्वेट करेंगे 100 से कैंसिल हो जाएगा। यही वजह है कि दोनों में चेंज क्या होता है, सेम। फार्मूला बन जाएगा डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273.15 या केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। यही तो हम करते हैं कि केल्विन में से 273.15 सब्ट्रैक्ट कर दें, सेल्सियस आ जाएगा, और सेल्सियस में 273.15 ऐड कर दें, केल्विन आ जाता है। अब मैं अगर सेल्सियस को और फ़ारेनहाइट को कंपेयर करता हूं तो क्या आएगा, डिग्री सेल्सियस ओवर 100 इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 ओवर 180। और मैं अगर फ़ारेनहाइट और केल्विन को कन्वर्ट करता हूं तो फ़ारेनहाइट माइनस 32 ओवर 180 इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273.15 ओवर 100। और यहां पर भी 180 अगर मल्टीप्लाई हो जाए तो ये 9/5 की फॉर्म में आ जाता है। अब ये सारे फार्मूलाज जो मैंने लिखे इनको याद करने की जरूरत नहीं है अगर आपको ये सिंगल फार्मूला टेम्परेचर की कन्वर्जन में याद हो जाता है। क्लियर? अब मैं आपको, ये तो फार्मूला है टेम्परेचर के लिए कि टेम्परेचर के एक स्केल को दूसरे स्केल में कन्वर्ट करना है। कई दफा क्वेश्चन टेम्परेचर के डिफरेंस का आ जाता है। अब अगर टेम्परेचर के डिफरेंस को कन्वर्ट करना है, जैसे सेल्सियस और केल्विन में तो टेम्परेचर का डिफरेंस इक्वल है, लेकिन फ़ारेनहाइट में तो इक्वल नहीं है, तो वहां पर अब क्या करना है, उसका भी बड़ा आसान सा तरीका है। ये जो न्यूमरेटर की वैल्यू है ये टेम्परेचर का डिफरेंस है, सेम पॉइंट्स है। इसको आप लिख दें टेम्परेचर का डिफरेंस इन सेल्सियस डिवाइड बाय 100। टेम्परेचर का चेंज फ़ारेनहाइट डिवाइड बाय 180 और टेम्परेचर का चेंज केल्विन डिवाइड बाय 100। तो ये आपको फार्मूला मिल गया जिसके थ्रू आप टेम्परेचर के चेंज को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये फार्मूला यूज होता है कन्वर्जन किसकी, जब आपने टेम्परेचर के चेंज को कन्वर्ट करना है। अभी इस फार्मूला को आप लोग वेरीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं कि जब मैं सेल्सियस को और केल्विन को इक्वल करूंगा तो दोनों के डिनोमिनेटर के अंदर 100 है, इक्वल हो जाए, कैंसिल हो जाएगा, तो टेम्परेचर का चेंज सेल्सियस और केल्विन में क्या होता है, वो सेम होता है। लेकिन जब आप फ़ारेनहाइट को और सेल्सियस को इक्वल करोगे तो डेल्टा टी ओवर 100 इज इक्वल टू डेल्टा टी इन फ़ारेनहाइट ओवर 180। अब तो डिनोमिनेटर कैंसिल नहीं हो रहा, इसका मतलब ये इक्वल नहीं होता है। और यहां पर अगर आप 180 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 180 ओवर 100 क्या होगा, 1.8। तो एक शॉर्टकट मिल गया कि टेम्परेचर का चेंज अगर फ़ारेनहाइट में फाइंड करना है तो 1.8 को मल्टीप्लाई कर दें टेम्परेचर का चेंज इन सेल्सियस। तो ये कन्वर्जन का शॉर्टकट है किसमें, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में। और आप यहाँ पर केल्विन भी फाइंड कर सकते हैं क्योंकि सेल्सियस का चेंज और केल्विन का इक्वल होता है। तो टेम्परेचर का चेंज इन फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 1.8 टेम्परेचर चेंज इन केल्विन। ये आपको फार्मूलाज मिल गए टेम्परेचर के चेंज के, और आपको आइडिया हो गया कि किस स्केल में टेम्परेचर का चेंज इक्वल है और किस में इक्वल नहीं है। तो ये पूरा जो टॉपिक है कन्वर्जन का, ये समराइज हो जाता है इस फार्मूला के अंदर, कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर और कन्वर्जन ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। क्वेश्चन को पढ़ना है प्रॉपरली, फिर उसका आंसर देना है। अगर मैं कहता हूं कि टेम्परेचर का चेंज 20 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में कितना चेंज होगा, तो चेंज पूछ रहा हूं तो नीचे वाला फार्मूला यूज होगा कि 1.8 मल्टीप्लाई होगा टेम्परेचर का चेंज इन सेल्सियस।
कई क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप बेतहाशा हैं, कोई भी वैल्यू दे दें कन्वर्ट कर लो। अभी करेंगे हम क्वेश्चंस, अभी मैं फिलहाल ये सिर्फ आपको बता रहा हूं कि टेम्परेचर के स्केल्स की कन्वर्जन क्या है। तो ये फार्मूला शीट में भी मेंशन है, वहां भी आप देख सकते हैं, यहां भी मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से ड्राइव होते हैं। हमें चीजों का पता होना चाहिए कि कैसे ड्राइव होते हैं, कभी भूल जाए तो हम उसको खुद ड्राइव करके देख लें, क्वेश्चन हमारा इजीली सॉल्व हो जाता है। अब मैं बात करूंगा कुछ वैल्यूज की, और वो वैल्यूज हैं जो हमें डायरेक्ट याद रखनी है। आप चाहें तो आप लोग भी कर सकते हैं कि इसको साथ साथ ड्रॉ करते जाएं और वैल्यूज को पॉइंट आउट करते जाएं, तो ये नहीं याद नहीं होगा। टेम्परेचर के मैं स्टार्ट करता हूं 0 डिग्री सेल्सियस से। 0 डिग्री सेल्सियस अगर पूछा जाए हमसे केल्विन में तो प्लस 273.15, तो यह आ गया 273.15 केल्विन। और फॉरेनहाइट में क्या होता है, ये होता है 32 डिग्री फॉरेनहाइट। इस पॉइंट को बोलते क्या है? इस पॉइंट को बोला जाता है आइस पॉइंट ऑफ वाटर, या फिर इसको बोला जाता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो आपने देखा था कि 0 डिग्री सेल्सियस पे स्टेट आइस है, और आइस का टेम्परेचर जब हम बढ़ाते हैं फिर वो वाटर में कन्वर्ट होता है, तो आइस पॉइंट बोला जाता है। ऊपर मूव करें तो हमारे पास जो टेम्परेचर आता है, लेट से मैं उसकी बात करूं 100 की, तो 100 डिग्री सेल्सियस अगर हमसे केल्विन में पूछा जाए तो केल्विन में प्लस 273.15 करेंगे तो 373.15 केल्विन आएगा, और यहां पर आएगा 212 डिग्री फॉरेनहाइट, या प्रैक्टिस के लिए कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्टीम पॉइंट ऑफ वाटर, या फिर इसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, क्योंकि 100 पे वेपर्स बनते हैं स्टीम, तो स्टीम पॉइंट भी बोला जाता है वाटर का इसको, और बॉइलिंग पॉइंट भी बोला जा सकता है। अब यहां पर देखिए डिफरेंस इक्वल कहां कहां है, सेल्सियस में और केल्विन में, कि सेल्सियस और केल्विन में दोनों में 100 डिविजन्स होंगी, लेकिन फॉरेनहाइट के अंदर 100 नहीं 180 डिविजन्स होती हैं, क्योंकि 212 और 32 का डिफरेंस कितना है, 180 है। इसके अलावा जो वैल्यू हमें याद रखनी है वो क्या है? ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर आप सब लोग जानते हैं। जो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर हमारे पास होता है वो पॉइंट है जहां पर वाटर तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है, और ये 273.16 केल्विन है। 273.15 और 16 कभी सेम नहीं हो सकता है। 273.15 पे सिर्फ स्टेट आइस है, और 16 पे वाटर की तीनों स्टेट हैं, और इसे कहा जाता है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। अब यहां पर अगर हमसे पूछा जाए सेल्सियस और फॉरेनहाइट, तो जो मैंने फार्मूला बताए आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट लिखूंगा 0.01 डिग्री सेल्सियस, और फॉरेनहाइट में होता है ये 32.018 डिग्री फॉरेनहाइट। तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर की वैल्यू भी आपको डिफरेंट स्केल्स में पता होनी चाहिए। नेक्स्ट 25 डिग्री सेल्सियस। आप सबको पता है 25 डिग्री सेल्सियस हम नॉर्मल रूम टेम्परेचर लेते हैं, प्लस 273.15 करेंगे तो ये 298.15 केल्विन आएगा, और यहां पर जब आप कन्वर्ट करके देखेंगे तो 77 डिग्री फॉरेनहाइट आएगा। ये हमारा जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर लिया जाता है। नेक्स्ट, इससे ऊपर हमारे पास टेम्परेचर आता है 37 डिग्री सेल्सियस। ये क्या है? ये ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है नॉर्मल। इसको भी कन्वर्ट करें 273.15 310.15 केल्विन, और फॉरेनहाइट में कितना होता है ये नॉर्मल टेम्परेचर 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट, और ये हमारे पास जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है उसे लिया जाता है। तो ये सारे जो वैल्यूज मैं लिख रहा हूं ये आप लोग अपनी प्रैक्टिस के लिए कन्वर्ट करके देख सकते हैं, जो मैंने फार्मूलाज बताए हैं। अगर आपने ज्यादा प्रैक्टिस करनी है हर एक को कन्वर्ट करके देखें। नेक्स्ट, अब पॉइंट हमारे पास जो है 0 केल्विन। अब 0 केल्विन के बारे में भी आप लोग जानते हैं कि 0 केल्विन क्या है। 0 केल्विन हमारे पास कहलाता है एब्सोल्यूट जीरो, जहां पर आपकी मोशन सीज हो जाती है। अब एब्सोल्यूट जीरो यहां पर क्या होगा, अब 273.15 माइनस करेंगे तो माइनस 273.15 केल्विन सॉरी सेल्सियस, और हमारे पास इसकी जो अप्रॉक्सीमेट फॉरेनहाइट में वैल्यू होती है वो नेगेटिव 459 पॉइंट समथिंग होती है। हम सिर्फ याद रखने के लिए नेगेटिव 460 याद रखेंगे, ठीक है। अब दो क्वेश्चंस मैं आपसे यहां पूछूंगा, जिनमें से एक क्वेश्चन पास्ट पेपर में आ चुका है। किस टेम्परेचर के ऊपर फॉरेनहाइट और सेल्सियस की वैल्यू सेम होती है?
और किस टेम्परेचर के ऊपर फ़ारेनहाइट और केल्विन की वैल्यू सेम होती है? -40 पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस इक्वल होते हैं, बिल्कुल। जिस टेम्परेचर पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस इक्वल हमारे पास होते हैं वो आपके पास पॉइंट होता है -40 का। -40 के ऊपर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस की वैल्यू सेम होती है। और अगर पूछा जाए कि फ़ारेनहाइट और केल्विन कब इक्वल होते हैं, तो फ़ारेनहाइट और केल्विन की वैल्यू इक्वल होती है 574.6 पे। 0.25 भी गलत नहीं है, आप जैसे उसकी कन्वर्जन करेंगे राउंड ऑफ करके तो 574.6 ये हमारे पास वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर के ऊपर फ़ारेनहाइट और केल्विन की वैल्यू सेम होती है। और सेल्सियस और केल्विन कभी इक्वल नहीं हो सकते क्योंकि इनका डिफरेंस हमेशा 273.15 रहता है। तो सेल्सियस केल्विन इक्वल नहीं हो सकते, फ़ारेनहाइट केल्विन इक्वल हो सकते हैं और फ़ारेनहाइट और सेल्सियस की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास इक्वल होती है। अब अगर आप वो टेम्परेचर की बात जो कर रहे थे, क्या अगर आप उसकी प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं एक, और मुझे उसका आंसर आप दीजिएगा कि अगर मैं टेम्परेचर मेंशन करता हूं -18 डिग्री सेल्सियस, तो इस -18 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आपने मुझे यह बताना है कि फ़ारेनहाइट और केल्विन की वैल्यू क्या होगी। -18 डिग्री सेल्सियस पे फ़ारेनहाइट और केल्विन की वैल्यू क्या होगी। इसका मतलब आप डायरेक्ट आप लोगों को कहीं को याद है, और यही होना चाहिए कि हमें पता होना चाहिए कि -18 डिग्री सेल्सियस जो होता है ये भी आपके पास एक फिक्स पॉइंट लिया जाता है, और यहाँ पर जो फ़ारेनहाइट होगा वो 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है, और जो केल्विन होगा इसमें आप ऐड करेंगे 273.15 तो ये आपके पास आएगा 255.15 केल्विन। इसका नाम ऐसा सच नहीं है लेकिन जो 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है ये उसकी वैल्यूज है। तो ये कन्वर्जन आपके पास हैं, टेम्परेचर की वैल्यूज हैं जो आपको याद होनी चाहिए। एक दो क्वेश्चंस और कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, और ये बेसिक वैल्यूज हैं जो मैं आपसे पूछूंगा। 40 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में क्या होता है? 40 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर हो तो फ़ारेनहाइट में इसकी वैल्यू क्या होती है? और दूसरा क्वेश्चन आप लोग ये ट्राई करेंगे कि अगर टेम्परेचर का जो चेंज है वो हमारे पास फ़ारेनहाइट में 40 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो टेम्परेचर का चेंज सेल्सियस में कितना होगा? जी 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, बिल्कुल यही आंसर आता है। अब यहाँ पर प्रैक्टिस वही है कि आपको फार्मूला जो मैंने बताया उसको यूज करें। अब वो फार्मूला मैं अगर यहाँ लिखता हूँ तो डिग्री सेल्सियस ओवर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट -32 ओवर 180, तो यहाँ आ गया 40 डिवाइड बाय 100। ये कोई फिक्स नहीं है कि आप ये फार्मूला यूज करें, अगर आपको 9/5 5/9 वाला अच्छा लगता है आप उसे यूज करें, वो आपकी मर्जी है। अब यहाँ पर देखें क्या चीज कैंसिल आउट आपके पास होती है, उसको कैंसिल आउट कर दें, ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, इसके अलावा ये जीरो भी कैंसिल हो जाएगा, तो 18 मल्टीप्लाई होगा 4 से, तो 18 इंटू 2 36, तो 18 इंटू 4 72, ये नेगेटिव यहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो ये आपका आंसर आ गया कि फ़ारेनहाइट में ये वैल्यू कितनी है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो हम जब कहते हैं किसी को 104 बुखार है तो वो फ़ारेनहाइट में है, और सेल्सियस में कितना है वो 40 डिग्री सेल्सियस है। अब दूसरी मैंने चीज आपसे पूछी थी कि टेम्परेचर का चेंज, वो ऊपर फार्मूला लिखा हुआ है जिसे आपने उसको करना है। अब फार्मूला जो हमारे पास है वो क्या है, टेम्परेचर का चेंज इन सेल्सियस ओवर 100 टेम्परेचर का चेंज इन फ़ारेनहाइट डिवाइड बाय 180। तो जो वैल्यू आपको गिवन है उसको यूज करें। अब मुझे वैल्यू जो गिवन है वो फ़ारेनहाइट में यहाँ पर आपके पास 40 ओवर 180 टेम्परेचर चेंज इन सेल्सियस ओवर 100, जीरो ये कैंसिल आपके पास हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें और क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसको सॉल्व कर लें, आपका आंसर आ जाता है। अब मैं यहाँ पर इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास ये आएगा 400 डिवाइड बाय 80। अब यहाँ पर 18 और 400 को अगर आप सॉल्व करते हैं तो 18 इंटू 2 36,
रिमाइंडर क्या आएगा आपके पास 40, तो फिर दोबारा ये आपको यूज करना पड़ेगा 2, तो 22 पॉइंट समथिंग आपके पास ये टेम्परेचर आएगा चेंज सेल्सियस में, तो इतना काफी है। तो ये टेम्परेचर स्केल के फार्मूलाज और इनकी कन्वर्जन इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी टेम्परेचर की वैल्यू आपके पास आती है तो आप उसको इजीली कन्वर्ट कर सकें। इसकी जितनी प्रैक्टिस आप करना चाहें आप कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलता हूँ। टेम्परेचर स्केल्स की बात हो गई, हीट के फार्मूलाज की बात हो गई। ये बात याद रखिएगा कि टेम्परेचर को मेजर कैसे किया जाता है। जैसे हीट की बात करें तो हीट को मेजर किया जाता है टेम्परेचर के डिफरेंस के ऊपर। जो हमारे पास टेम्परेचर है वो मेजर होता है टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइसेस है। तो ये एज अ नोट मैं यहाँ पर मेंशन कर दूं कि हमारे पास टेम्परेचर की मेजरमेंट जो होती है वो टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइसेस से होती है। और जो टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइसेस हैं, अगर हमसे कहीं पूछा जाए किसी और टेस्ट में कि उनका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, तो उनका वर्किंग प्रिंसिपल जो होता है दैट इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और जो जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ये किससे रिलेटेड है? जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज रिलेटेड विद थर्मल इक्विलिब्रियम, कि जब दो डिफरेंट बॉडीज जिनका टेम्परेचर डिफरेंट हो उनको आपस में होती है, और हीट के ट्रांसफर होने की वजह से एक पॉइंट ऐसा आता है जहां टेम्परेचर सेम हो जाता है, तो वो पॉइंट हमें हेल्प करता है टेम्परेचर को मेजर करने में। तो जितनी भी टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइसेस हैं उन तमाम टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइसेस को अगर आप देखें तो तमाम में आप थर्मल इक्विलिब्रियम को अचीव करते हो, ताकि आप क्या मेजर कर सको, टेम्परेचर को मेजर कर सको।